सावित्री, अरे ओ सावित्री, सुनाई नहीं देता क्या? सुन, रवि और मैं आज रात मूवी देखने जा रहे हैं। आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसीलिए तू हमारे आने से पहले खाना तैयार रखना, समझी? बहू अर्चना अपने सास सावित्री जी को ऑर्डर देते हुए बोली। बहू की बात सुनकर सावित्री जी कहती हैं, बहू देख, सारी बात ठीक है, पर तुम मुझे मेरा नाम लेकर संबोधित मत किया करो। अरे सास भी तो माँ सम्मान ही होती है, तो मुझे माँ जी या मम्मी जी कुछ भी बोल लिया करो, पर नाम मत लिया करो। काम तो मैं सारे ही कर देती हूँ, बल्कि तेरे कहने से पहले ही कर देती हूँ, परंतु तू मुझे कुछ तो सम्मान दे। और माँ बाप को चाहिए क्या होता है? 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सम्मान, बस। पर तुम आजकल के बच्चों में तो संस्कारों की इतनी कमी है कि पति हो या बड़ी ननद हो या बूढ़े सास ससुर हो, सबको ही नाम लेकर संबोधित करती हो। अरे भाई सावित्री, तू ही तो कहती है कि बुढ़ापे में आकर इंसान बच्चों जैसा हो जाता है, तो मैं तो तुझे बच्चों की तरह नाम लेकर ही बुलाऊंगी ना। और वैसे भी बूढ़े लोग उस पुराने इंजन के समान होते हैं जो रद्दी के भाव बिकता है। अब जाने से पहले ही मेरा मूड ना खराब कर। अर्चना अपमानजनक बातें बोलकर वापस सजने संवरने अपने कमरे में चली जाती हैं और इधर सावित्री जी बहू की बात सुन स्तब्ध रह जाती हैं। सावित्री जी के पति कमलेश जी का देहांत तो 7 वर्ष पहले ही हो चुका था। कमलेश जी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। उनको धूल मिट्टी से भी काफी एलर्जी थी। बस अस्थमा की बीमारी के चलते अचानक ही एक दिन उनकी सांसों की लड़ी टूट गई और इसी के साथ सावित्री जी के जीने की उम्मीद भी टूट चुकी थी। परंतु उन्होंने खुद को किसी तरह जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए फिर से तैयार किया और वापस जिंदगी की तरफ लौट आई, क्योंकि उनके कंधों पर अभी एक बड़ी जिम्मेदारी बाकी थी, और वो थी अपनी बेटी की। बेटे की तो उन्हें फिर भी इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि कमलेश जी के देहांत के बाद उनकी दूर विभाग संचार की नौकरी अब रवि को मिल गई थी। उन्हें चिंता थी तो बस अपनी बेटी सालू की, क्योंकि दुर्भाग्यवश बचपन से ही सालू गूंगी थी। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जब अपने बच्चों को कोई अवगुण देता है तो उसके बदले में हजारों लाखों गुण भी साथ में दे देता है। वैसा ही सालू के साथ भी था। बेशक भगवान ने उसे गूंगे बनाया हो, परंतु इस एक कमी को सालू के हजारों गुण ने ढक लिया था। उसके स्वभाव में इतने गुण थे कि 1 मिनट के 100 हिस्से में कोई भी सालू से आकर्षित हो जाता था। भगवान ने उसके रूप और गुण दोनों में ही कोई कमी ना छोड़ी थी। सालू इतनी रूपवान थी कि चांद को चांदनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। बड़ी बड़ी झील सी आँखें, गोरा रंग, गुलाबी के पंखुड़ी जैसे होठ, लंबे घने काले बाल, जो भी उसे देखता वो देखता ही रह जाता था। सालू समझदार होने के साथ साथ हर काम में माहिर थी। खाना बनाती तो ऐसा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। सफाई करती तो ऐसी कि घर का कोना कोना शीशे की तरह चमका देती थी। सिलाई कढ़ाई करती तो वैसे डिजाइन बनाती कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती। सालू के रूप और गुण की प्रशंसा तो हर कोई करता, परंतु जब लड़के वाले विवाह के लिए देखने आते तो चुप्पी साध लेते थे। यही वजह थी कि सावित्री जी को दिन रात सालू की चिंता सताती थी। और रवि ने शादी के बाद माँ और गूंगी बहन को ऐसे पराया कर दिया था जैसे उसने सावित्री जी की कोख से जन्म ही ना लिया हो, और जैसे सालू उसकी सगी नहीं सौतेली बहन हो। बेटे और बहू का ऐसा रूप देखने के बाद तो सावित्री जी की सालू के लिए चिंता अब और भी अधिक बढ़ गई थी। सालू के साथ घर का आधा काम निपटाने के बाद सावित्री जी लोगों के घरों में चारपाई बुनने चली जाया करती थी। एक चारपाई की वह 500 रुपए लेती थी और एक चारपाई बनने में उन्हें 2 से 3 दिन लगते थे। चारपाई बुनकर जो पैसे आते थे उसे अपना और सालू का खर्चा उठा लिया करती थी, और जो पैसे बच जाते थे उन्हें वह घर के कामों में ही खर्च कर देती थी। कि आलू टमाटर खत्म हो गए हैं तो अपने ही पैसे से खरीद कर लाकर टोकरी में भर देती थी, तो कभी अपने 5 वर्षीय पोते के लिए कुछ खाने पीने का सामान या फल खरीद लाती थी। अर्चना के अत्याचार की भी हद थी। एक तो वह कामचोर घर का सारा काम भोली भाली सालू और सास से करवाती, ऊपर से जब सास को बाजार जाते देखती तो अपना भी कोई ना कोई सामान उन्हीं के पैसों से लाने के लिए बोल देती थी। अब सावित्री जी ठहरी सीधी सादी बुजुर्ग महिला, भला उसमें अर्चना जैसी चालाकी कहाँ थी। शाम का समय था। सावित्री जी बिल्कुल अभी अभी चारपाई बुनकर घर आई थी कि तभी अर्चना अपने कमरे से आई और सास के हाथ में 500 का नोट देखकर तुरंत ऑर्डर लगाने लगी। अरे सावित्री, किचन में आलू और हरी मिर्च खत्म हो गई हैं,
तो जाकर ले आओ। तभी सावित्री जी कहती हैं, अरे बहू, अभी आई हूँ, जरा पानी तो पीने दो, 2 घड़ी सांस तो लेने दो, अभी लाती हूँ जाकर। सास की बात सुन अर्चना बोली, तो मैंने कौन सा तेरे गले पर हाथ रखा हुआ है, ले ले सास, पी ले पानी। फिर बोली, और ये सालू कहाँ है? 4 बज गए हैं, आज इसने अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई है? सालू, अरे ओ सालू, कहाँ है तुम? भाभी की आवाज सुनकर सालू अंदर से भागती हुई आई और भाभी का मुंह देखने लगी। तो अर्चना बोली, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, जा जल्दी जाकर बढ़िया अदरक और इलायची वाली चाय बनाकर ला मेरे लिए। भाभी की बात सुनकर सालू इशारों से बताती है कि वह अभी चाय का भगोना गैस पर चढ़ाकर आई है। इधर सावित्री जी आलू और हरी मिर्च लाने के लिए मार्केट निकल गई। सामान लेकर वापस आ ही रही थी कि रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन शारदा जी मिल गई और दोनों पड़ोसन वहीं घर के पास वाले पार्क में बैठकर अपने मन की सुख दुख बातें करने लगी। बातों ही बातों में शारदा जी सावित्री जी से पूछ बैठी, ये बता सावित्री, कमलेश भाई साहब के देहांत के बाद से ही तूने अपनी कमर एक कर रखी है। अपनी बुढ़ी हड्डियों को रगड़कर इतनी मेहनत करके तो घर घर जाकर चारपाई बनाती है। क्या तू अपना सारा पैसा ऐसे ही खर्च कर देती है या कुछ बचत भी करती है आने वाले समय के लिए, बेचारी सालू के लिए? शारदा जी की बात सुनकर सावित्री जी बोली, बचत नहीं शारदा बहन, चारपाई बुनकर जो भी पैसे आते हैं सालू और अपना खर्च उठाने के बाद जो पैसे बचते हैं वो घर के चुटमुट कामों में ही खर्च हो जाते हैं। सावित्री जी की बात सुनकर शारदा जी अपना माथा पीटते हुए बोली, हे भगवान, सद्बुद्धि दे तुझे। सावित्री, ये तू क्या पागलपंती कर रही है? थोड़ी अकल वकल है या नहीं? एक तो रवि और अर्चना घर का सारा काम करवाने के बाद भी तुझे और सालू को एक आना भी नहीं देते हैं। ऊपर से तो अपने खून पसीने की कमाई भी उन्हीं पर खर्च कर देती हैं। अरे जितना काम वह तुझसे और बेचारी सालू से करवाते हैं उतना तुम किसी के घर में करेगी तो आज के समय में 5,000 रुपए से कम ना मिलेंगे। और डायन अर्चना तो बेचारी सालू पर भी दया नहीं खाती हैं। अरे सोच सावित्री, जब ये तेरी आंखों के सामने सालू के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, उसे इतना काम लेते हैं और बदले में एक फूटी कौड़ी नहीं देते हैं, तो सोच, भगवान ना करे कल को तुझे कुछ हो गया तो सालू का क्या होगा? कौन उस बच्चे का ख्याल रखेगा? कौन उसका खर्चा उठाएगा? इसीलिए कहती हूँ सावित्री, अक्ल से काम ले। शारदा जी के समझाने के बाद सावित्री जी बोली, हे भगवान, मैं कैसे पागल हूँ शारदा बहन, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे बच्चे का क्या होगा मेरे बाद। मैं तो अपनी आधी इनकम इन्हीं पर खर्च कर देती थी। अच्छा हुआ शारदा बहन जो तूने मुझे समझाया, वरना मैं तो इतनी मेहनत करके भी खाली हाथ ही रह जाती हूँ। पर अब मैं थोड़ी बचत करके चलूंगी। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के साथ क्या करेंगे। इसीलिए तो तुझे समझा रही हूँ कि अपने जीते जी उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर, वरना आने वाला समय बहुत कठिन होगा। परंतु शारदा बहन, ये अर्चना भी तो मेरे पैसे छोड़ती नहीं है। पैसे देखते ही कोई ना कोई काम बता देती है। बचत करूं तो भी कैसे करूं? मेरा और सालू का तो किसी बैंक में कोई खाता भी नहीं है। तभी शारदा जी बोली, क्या बताऊं सावित्री बहन, मेरे साथ भी यही दिक्कत है। बड़ा बेटा एक आना नहीं देता और छोटा बेटा कुछ देता है तो पोता पोती ना छोड़ते हैं। इसीलिए तो मैं लॉटरी डालती हूँ। वह शकुंतला है ना, अरे जो शर्मा जी के यहाँ किराए पर रहती हैं, उसके पास तू भी ऐसा ही कर दे, जिससे एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी। फिर सालों के लिए इस रकम का कुछ इंतजाम कर देना। मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ, क्या उसके पास लॉटरी डालना सुरक्षित होगा? अरे हाँ हाँ सावित्री, तो चिंता ना कर, गली के और लोगों ने भी उसी के पास लॉटरी डाली हुई है। तो सावित्री जी कहती हैं कि चलो ठीक है, फिर कल से तुम्हारे साथ ही चलती हूँ शकुंतला से बात करने। सारी बातें करके शारदा जी और सावित्री जी दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन वह दोनों शकुंतला से लॉटरी की बात करने जाते हैं। शकुंतला दोनों को बड़े आदर सम्मान से बैठाती हैं, फिर उनके लिए चाय नाश्ता लाती हैं और बड़े ही प्यार से बात करती हैं। तो सावित्री जी को शकुंतला अच्छे स्वभाव की लगी। ये सोचकर कि लड़की अच्छे स्वभाव की है, इसके पास मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा, और 2,000 रुपए प्रति माह की लॉटरी शकुंतला के पास डाल देती हैं। अब सावित्री जी बिना अर्चना को भनक लगे हर महीने 2,000 रुपए लॉटरी में देती थी। एक दिन अर्चना कुछ खरीदारी करने के लिए मार्केट गई तो उसे वहाँ संजोगवश शकुंतला मिल गई और वह दोनों बातें करने लगी। तो अर्चना बोली, अच्छा हुआ शकुंतला, तो मुझे मिल गई।
मैं तो तेरे पास आने का ही सोच रही थी। अर्चना की बात सुनकर शकुंतला बोली, क्या हुआ अर्चना, सब कुशल मंगल तो है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है। बस मुझे तुझे ये कहना था कि यार अगली लॉटरी की पर्ची मेरे ही नाम निकाल देना, कैसे भी करके। पैसे की बड़ी ही जरूरत है मुझे। वह क्या है ना, अगले महीने मेरे भाई की शादी है, तो कुछ पैसे मुझे मम्मी को देने हैं और कुछ अपने लिए शॉपिंग करनी है। फिर होने वाली भाभी के लिए भी तो कुछ अच्छा सा महंगा सा गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। आखिर मैं उसकी इकलौती ननद हूँ। शकुंतला, अरे अर्चना तू चिंता मत कर, अगली लॉटरी मैं तुझे ही दूंगी। हाँ यार, काफी खर्च होने वाला है, अगले महीने तुझे काफी पैसे चाहिए होंगे। अगर तुझे ज्यादा पैसे चाहिए तो अपनी सास से ले लेना, उसने भी तो लॉटरी डाली हुई है मेरे पास। शकुंतला ने अर्चना की बात पर कहा। शकुंतला की बात सुनकर अर्चना की तो आंखें चौड़ी हो गई। वह आश्चर्यचकित होते हुए बोली, शकुंतला क्या बात कर रही है तुम, बुढ़िया ने भी लॉटरी डाली है? तो शकुंतला बोली, हाँ और नहीं तो क्या, क्यों तुझे नहीं पता? तो अर्चना बोली, नहीं यार मुझे सच में नहीं पता था, तभी मैं सोचूं कि बुढ़िया आजकल घर में पैसे क्यों नहीं खर्च करती हैं। अब समझ में आया सारा खेल, बुढ़िया तो सही खेल गई यार, चोरी चोरी, और या मुझे भनक तक ना लगने दी। फिर वह बोली, तू देख शकुंतला, ऐसा मजा चखाऊंगी बुढ़िया को कि याद रखेगी। अर्चना का दिमाग खुराफाते विचारों से तो भरा ही रहता था। तभी एक और खुराफाती बल्कि नीच आइडिया उसके दिमाग में आया और वह शकुंतला से बोली, देख शकुंतला मेरी बात ध्यान से सुन, क्यों ना ऐसा करें कि जितने लोगों की लॉटरी तेरे पास है तो सबके पैसे लेकर उड़न छू हो जा और मेरी सास के हिस्से के पैसे मुझे दे दे। बोल क्या कहती है? अरे यार अर्चना तू कैसी बातें कर रही है, इतने सारे लोगों ने विश्वास करके मेरे पास लॉटरी डाली है, भला मैं सबके पैसे लेकर भाग कैसे सकती हूँ? ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। तभी अर्चना ने शकुंतला को अपने जाल में फंसाते हुए कहा, शकुंतला तू ना अगर इस पाप पुण्य के चक्कर में पड़ी रही तो कभी कुछ भला नहीं होने वाला तेरा। अरे सोच यार, ऐसे कब तक किराए के मकान में इधर उधर धक्का खाती रहेगी? तुझे अपना खुद का घर लेना है कि नहीं? तेरी बच्ची भी बड़ी होने लगी है, कल को भगवान ने चाहा तो उसके रिश्ते भी आएंगे। तभी शकुंतला बोली, हाँ यार मुझे अपना खुद का घर तो लेना है, पर अर्चना पर वर कुछ मत सोच, अरे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तभी शकुंतला बोली, पर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं पकड़ी गई तो अर्चना कहती है, तू बस डील पक्की कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। तेरा यहाँ से भागने का सारा इंतजाम करना मेरा काम है और दूसरे शहर में भी कुछ दिनों के लिए तेरे रहने खाने का इंतजाम भी मैं ही करवा दूंगी। तू तो जानती है कि मेरे भाई की कितनी ऊपर तक पहुंच है, मैं उसे बोलकर सब इंतजाम करवा दूंगी। पैसे का लालच तो अच्छे अच्छे इंसान को कुकर्म करने पर मजबूर कर देता है, जैसे शकुंतला को कर दिया, और उसने अर्चना के साथ डील पक्की कर ली। अगले ही दिन रात के अंधेरे में शकुंतला सावित्री जी की लॉटरी के पैसे अर्चना को थमा दिए, बाकी सब लोगों के पैसे लेकर रफ्फू चक्कर हो गई और जाकर कलकत्ता के किसी छोटे से कस्बे में पनाह ली, जहाँ पर अर्चना ने 3-4 दिन के लिए उसके रहने खाने का बंदोबस्त करवा रखा था। अब सुबह होते ही शकुंतला के पैसे लेकर भागने की खबर आग की तरफ फैल चुकी थी। तभी अर्चना भागी भागी सास के पास आई और बोली, अरे सावित्री, पूरे मोहल्ले में शोर मचा हुआ है कि वह शर्मा जी के यहाँ जो किराएदार थी, क्या नाम था उसका, हाँ शकुंतला, वह सबके लॉटरी के पैसे लेकर भाग गई है। अर्चना तो सावित्री जी पर बम का गोला फोड़कर चलती बनी। जैसे ही सावित्री जी ने ये खबर सुनी तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। अचानक उनके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि तभी सालू ने उन्हें संभाल लिया। सालू का भी रो रो कर बुरा हाल था। सावित्री जी अपने आंसू साफ करते हुए आनन फानन में ये खबर शारदा जी को देने के लिए उनके घर की तरफ दौड़ी। बहन शारदा, ओ बहन शारदा, कहाँ हो बहन? आंटी जी क्या बात है, आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? माँ अभी अभी छत पर गई है कपड़े सुखाने के लिए, शारदा जी के बेटे आकाश ने सावित्री जी से कहा। तो सावित्री जी रोने लगी। आकाश जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आया। आंटी जी आप पानी पीजिए। सावित्री जी ने अपने हाथ में लिया ही था कि शारदा जी भी ऊपर से आ गई। क्या बात है सावित्री, तुम क्यों रो रही हो? सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं बहन, कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। आपको नहीं पता क्या मोहल्ले में क्या हुआ है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो कपड़े धोकर सुखाने के लिए डालने गई थी। सावित्री जी रोने लगती हैं और रोती रोती बोलती हैं, बहन
वो लॉटरी लेकर भाग गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे क्या क्या बात कर रही हो? शकुंतला भाग गई? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बड़ी ही दयालु औरत थी। हद है। हे भगवान, आज के समय में तो किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कौन क्या है पता ही नहीं चलता है। सबकी लॉटरी लेकर भाग गई है। कहाँ भागे हैं? पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया क्या? शारदा जी ने पूछा। सावित्री जी रोते हुए बोले जा रही थी, मैंने पाई पाई जमा कर लॉटरी डाली थी। मैं ही जानती हूँ कि मैंने किस तरह से वह एक एक पैसा अपने बच्चे के लिए जोड़ा था। मैं क्या करूँगी? सबके लेकर भाग गई है। पुलिस स्टेशन में गए थे, वहाँ इस बात को सुनने को भी तैयार नहीं है। आंटी जी आप चुप हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आकाश ने सावित्री जी को सांत्वना देते हुए कहा। हाँ सावित्री चुप हो जा, देख अपनी हालत देख क्या हो गई है। उस बच्चे का ख्याल कर, तुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? यही सब सोचकर तो वो लॉटरी डाली थी। मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। भगवान सब ठीक कर देगा सावित्री, भगवान पर विश्वास रख। शारदा देवी और आकाश के सांत्वना देने पर सावित्री जी थोड़ी देर में चुप हो गई। फिर आकाश बोल पड़ा, आंटी जी आपकी समस्या का हल है मेरे पास। तभी सावित्री और शारदा जी ने उसे एक साथ देखा। हाँ मम्मी, आंटी जी आपका पैसा आपको मिल सकता है, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन बेटा तू क्या करेगा इसमें? शारदा जी ने अपने बेटे से कहा तो आकाश बोला, मम्मी ऐसी समस्याओं का हल गुलाबी गैंग के पास है। गुलाबी गैंग? सावित्री और शारदा जी ने एक साथ बोला। हाँ आंटी जी, गुलाबी गैंग जो इन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए बना है। सावित्री जी ने ये बात सुनी तो उनके आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। बेटा क्या मेरा पैसा मुझे मिल सकता है? हाँ आंटी जी क्यों नहीं मिलेगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए, आपका पैसा आपको जरूर मिलेगा। तो बेटा तो मुझे तो ले चल गुलाबी गैंग के पास, तेरा बड़ा एहसान होगा। हाँ आंटी जी मैं ले चलूँगा आपको वहाँ, लेकिन आपको ही जाना होगा, कोई और नहीं। तो शारदा जी बोली, आकाश तो हम दोनों को ले चलना, हम दोनों अंदर चले जाएंगे। ठीक है माँ, आज मुझे थोड़ा काम है, कल हम दोपहर 1 बजे वहाँ जरूर जाएंगे। सावित्री जी में उम्मीद जाग गई और इसी उम्मीद के साथ में वह घर चली गई। शाम में जब घर का कुछ जरूरी सामान लेने बाजार गई तो रोड पर चलते समय उनकी नजर एक कैफे में पड़ी, जहाँ उनकी बहू किसी के साथ बैठे हुए कॉफी की चुस्कियाँ ले रही थी। उन्होंने देखने की बहुत कोशिश की, परंतु वह दूर से उस दूसरे व्यक्ति को देख ना पाई। वो वहाँ पर कुछ देर उनके बाहर निकलने के इंतजार में खड़ी रही। जैसे ही वो दोनों बाहर आई तो उन्हें देखकर उनके होश उड़ गए और उनके हाथ पांव कांप उठे। वह वहीं जाम हो गई। तभी एक गाड़ी फटाक से आई और वह औरत उस गाड़ी में बैठी और फुर हो गई। वह औरत और कोई नहीं बल्कि शकुंतला थी, वह भी मेरी बहू अर्चना के साथ। उनकी हालत उन्हें देखकर खराब हो गई। जरूर इन दोनों की मिली भगत है, ये सोचते हुए अपने घर आ गई। अब उन्हें अर्चना पर शंका हो गई थी। जब वह घर आई उसके 1 घंटे बाद अर्चना घर आई। सावित्री जी के हृदय में अनेक प्रकार के सवालों ने जन्म ले लिया था, जिनका सवाल पाने के लिए वह अपनी बहू पर नजर रखे हुए थी। उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सालू भी अपनी माँ की भावनाओं को समझ रही थी, किंतु दुर्भाग्यवश वह बोलकर नहीं पूछ सकती थी। उसने इशारों में माँ से पूछा तो सावित्री जी ने उसे गले लगा लिया। तभी उन्होंने अर्चना को ऊपर जाते देखा तो सावित्री जी तुरंत उठी और उसके पीछे पीछे धीमे धीमे कदमों से वह ऊपर गई। तो अर्चना फोन पर कह रही थी, तुम बार बार फोन मत किया करो, मैं मौका देखकर खुद फोन कर लिया करूंगी। ये बताओ मेरी बाकी की रकम कब दे रही हो? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी सास के पैसों की आधी रकम पूरी चाहिए। एक तो मैं अपनी सास की रकम की आधी ही ले रही हूँ, नहीं तो मुझे पूरी लेनी चाहिए थी। आधे में से मुझे 1 भी रुपया कम नहीं चाहिए और सुबह 9 बजे तक ही मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो भांडा फोड़ दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे भी जेल ही क्यों ना जाना पड़े। इतना सुनकर सावित्री जी के दिल पर बिजलियां टूट पड़ी। उनके कदम लड़खड़ाने लगे। इससे पहले कि अर्चना नीचे आने के लिए पलटी तो सावित्री जी वहां से गायब हो गई। सालू सो चुकी थी। सावित्री जी पूरी रात इसी दुख के साथ जूझती रही। उन्हें अपनी बहू पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ऐसा भी कर सकती है। मैं सोचती थी कि अर्चना केवल जबान की कड़वी है, परंतु ये तो दिल मन से भी कड़वी निकली। इसने कैसा पाप किया है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। सावित्री जी सोचकर रोए जा रही थी, फिर रोते रोते सो गई। अर्चना सुबह ही घर से निकल चुकी थी। उसे उसके हिस्से के पैसे मिल चुके थे। उसने चुपके से लाकर अपने लॉकर में रख दिए।
दोपहर का समय होते ही सावित्री जी शारदा जी के घर जा पहुंची, जहां आकाश और शारदा जी पहले से ही उनके इंतजार में बैठे थे। उनके आते ही तीनों तुरंत वहां से निकल गए। शहर से थोड़ी दूर स्थित एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन बना हुआ था, जिसमें 2 मंजिला घर था, जो गुलाबी गैंग का अड्डा था। तीनों वहां पहुंचे तो आकाश ने कहा, अब आप दोनों अंदर जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। बेटा, जगह तो बहुत प्यारी सी है, इसे देखकर लगता तो नहीं कि ये कोई गैंग का अड्डा है। शारदा जी ने अपने बेटे से कहा तो सावित्री जी भी बोली, बेटा कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं आंटी जी, आप आराम से अंदर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वह उन दोनों को अंदर भेज देता है। जैसे ही डरते डरते दोनों अंदर जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह दोनों अपनी आंखों से इधर उधर देखने लगती हैं। वहाँ तो सब महिलाएं थी, 25 से 50 साल तक की महिलाएं, जो कि सब सास बहुएं थी और सब पिंक साड़ी पहनी थी। हमने तो सोचा था कि गैंग है तो मर्दों का ही होगा, और ये क्या, ये अड्डा था या कोई फूलों से सजा मंदिर, जहां हम जैसी और भी महिलाएं वहां मौजूद थी। वहां एक बड़ी सी कुर्सी पर गुलाबी गैंग की हेड बैठी हुई थी, जो उन परेशान महिलाओं की परेशानी अच्छे से सुन रही थी और चुटकी बजाते ही उनकी परेशानियों को हल किया जा रहा था। हमें अंदर आते समय जो भय था, वह अंदर का दृश्य देखकर छूमंतर हो चुका था। तभी आवाज आई, बहन आपकी क्या समस्या है? वो पिंक साड़ी वाली एक औरत ने उसने सवाल किया। इतना कहना था कि सावित्री जी और शारदा जी अपनी समस्या बताने में लग गई। उनकी सारी समस्या अच्छे से सुनी गई और उन्हें सांत्वना देते हुए बोला, बहन अब आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए और कल इसी समय आ जाइएगा। तो सावित्री जी और शारदा जी वहां से निकल आई। बाहर आने पर आकाश ने सब पूछा तो उसे अंदर का सब हाल बता दिया और घर को वापस आ गई। अगले दिन के इंतजार में सब अपने अपने काम निपटाने में लग गए। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। अगले दिन दोपहर को फिर से उसी जगह पहुंच गए। आकाश बाहर रुक गया। सावित्री जी और शारदा जी अंदर चली गई तो उन्हें ऊपर कमरे में भेज दिया गया। उधर जैसे ही अर्चना घर से निकलकर लॉटरी की रकम जमा करने बैंक जा रही थी, एक गाड़ी आई, उसे अंदर घसीटा और रफू चक्कर हो गई। अर्चना डर के मारे चिल्लाती रही। उसने देखा कि गाड़ी में पिंक साड़ी वाली औरतें थी। अर्चना चिल्लाकर पूछती रही, कौन है आप लोग? मुझे ऐसे किडनैप कर कहाँ ले जा रही हैं? मैंने क्या किया है? उसे कोई जवाब नहीं मिला। गाड़ी इस गार्डन के बाहर रुकी और अर्चना को अंदर ले जाया गया। शकुंतला भी वहाँ मौजूद थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। ये देखकर अर्चना के पसीने छूट गए। अर्चना चिल्लाती रही। फिर एक पिंक साड़ी वाली ने उसके 2 थप्पड़ जड़ दिए। तब जाकर अर्चना चुप हुई। उसने फिर से पूछा, मुझे यहाँ ऐसे क्यों लाया गया है? क्या किया है मैंने? फिर गैंग की हेड उठी और उसकी कनपटी पर पिस्तौल रखकर बोली, क्या किया तूने? क्या तुझे नहीं पता? ये पता करवाने के लिए तुझे यहाँ लाया गया है और ये सब पता लगाने के लिए ये गैंग बनाया गया है। तुम जैसे लोग भोले भाले लोगों पर, बड़े बुजुर्गों पर अत्याचार करते हो, उनके साथ गलत व्यवहार करते हो, उनके पैसे, उनकी जायदाद हड़पते हो। ये घिनौना अपराध करने वालों का सर्वनाश करने के लिए ही गुलाबी गैंग ने जन्म लिया है। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना सुना था कि अर्चना और शकुंतला डर के मारे दहाड़े मार मार कर रोने लगी। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारी जान मत लीजिए। हमने सबकी लॉटरी मारी है, हम तुरंत सबको सबके पैसे दे देंगे। अर्चना डर के मारे बोली, मैडम देखिए, ये मेरा पर्स, इसमें सारे पैसे हैं, आप मेरी जान बख्श दीजिए। मैं अपनी सास की क्या, अपनी लॉटरी भी सास को दे दूंगी, बस मुझे छोड़ दीजिए। उधर शकुंतला भी बोल रही थी कि मैं सबकी लॉटरी लौटा दूंगी, मुझे जाने दीजिए मैडम। तभी हेड बोलती हैं कि इनकी सास को पेश किया जाए, तो उन्हें ऊपर से लाया जाता है। अर्चना अपनी सास को देखकर बहुत चक्की रह जाती हैं। वही शकुंतला की भी आंखें फटी की फटी रह गई। अर्चना अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। सावित्री जी ने अर्चना को दबाकर थप्पड़ जड़ दिए और एक थप्पड़ शकुंतला को जड़ दिया। तभी अर्चना अपनी सास से माफी मांगने लगी और उनके 2 लाख और अपनी रकम के 2 लाख भी सास के हाथों में थमा दिए। सावित्री जी ने अपनी रकम थामी, बहू की रकम उसके मुंह पर दे मारी और कहा, मुझे केवल अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, भीख नहीं। तो अर्चना फिर से माफी मांगने लगी तो सावित्री जी ने उसे माफ नहीं किया और कहा कि हम एक छत के नीचे जरूर रहेंगे, लेकिन अजनबी बनकर। मैं इस हरकत के लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अर्चना वहीं रोती रही। सावित्री जी ने गुलाबी गैंग के आगे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। हेड ने कहा, बहन हाथ मत जोड़ो, गले मिलो,
हम सब बहनें हैं, कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बेफिक्र होकर हमारे पास आना, हम हमेशा आपके साथ हैं। फिर सावित्री जी और शारदा जी और आकाश वहाँ से आ गए। उधर शकुंतला ने सबको सबकी लॉटरी लौटा दी। आकाश ने सावित्री जी से सालू का हाथ मांग लिया। आकाश सालू को मन ही मन चाहता था, किंतु आज तक सावित्री जी से बात ना कर पाया था। शारदा को अपने बेटे की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि सालू उन्हें भी पसंद थी। आकाश और सालू की शादी उनकी मां ने पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराई। सावित्री जी ने सालू के नाम के 2 लाख की लॉटरी सालू के नाम कर दी। सालू को आकाश की पत्नी और शारदा जी की बहू के रूप में देखकर अब सावित्री जी की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई थी। अब वह चैन की नींद सोती थी और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती। वहीं दूसरी ओर अर्चना अपने पश्चाताप की अग्नि में दिन रात जल रही थी। बेटे ने इस बारे में माँ से बात भी की, किंतु सावित्री जी नहीं मानी। अर्चना अपनी सास को मनाने के कई जतन करती, किंतु सब बेकार गई। सावित्री जी अपने पोते को पहले की तरह ही प्यार करती, लेकिन पूरे 2 साल बाद सावित्री जी ने अर्चना के लिए अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली, बहू, मैंने ये 2 साल की चुप्पी जानबूझकर साधी है, ताकि तुम्हें कुछ गलत करने से पहले ये 2 साल की चुप्पी का एहसास याद आ जाए। अगर मैं तुम्हें उसी टाइम माफ कर देती तो तुम्हें लगता कि तूने कुछ गलत किया ही नहीं, इसीलिए तुम्हें टक्कर लगाने के लिए मैंने ऐसा किया। नहीं माँ जी, मैं अब गलत करूँगी क्या? गलत सोचूंगी भी नहीं। माँ के साथ बुरा करके कौन सुखी रहा है? और मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे भी स्वर्ग में जाना है, और ये तभी संभव है जब मैं माँ की सेवा करूं। अर्चना की बात सुनकर सावित्री जी ने उसे गले से लगा लिया। तभी उनका पोता भी उनके गले से लग गया और फिर दोनों सास बहू माँ बेटी बनकर रहने लगी। उनका प्यार देख रवि भी खुश हो गया। अब उनका परिवार सुखी संपन्न परिवार बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।